हेलो डियर, कैसे हैं आप लोग? होप यू ऑल विल बी वेल एंड ऑल विल बी फाइन। मैं आ गया हूँ। वेक्टर चैप्टर अपना ये कंटिन्यू चल रहा है एंड टुडे इज सेवेंथ क्लास ओवर दिस चैप्टर। क्लियर? टिल नाउ वी हैव डन, लास्ट वाली क्लास में यानी कि सिक्स्थ डे ऑफ जोस जब हमने कंप्लीट किया था तो वहां पर हमने लॉ ऑफ ट्राइंगल देख लिया, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम देख लिया और लॉ ऑफ पॉलीगॉन भी देख लिया था। ठीक है, तो टुडे वी विल डिस्कस एनालिटिकल, आप देख सकते हैं इन दिस पेज, एनालिटिकल ट्रीटमेंट टू फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। मतलब इसका ये हो गया कि अगर वेक्टर ज्योमेट्रिकली नहीं दिए गए हैं, अगर आपको वेक्टर ज्योमेट्रिकल यानी फोटो के फॉर्म में नहीं दिए गए हैं तो हमें एक ऐसा फार्मूला चाहिए जिसकी हेल्प से हम रिजल्टेंट निकाल पाए दो वेक्टर के कॉम्बिनेशन का। क्लियर? और इसको करने के लिए जो एनालिटिकल ट्रीटमेंट है मैग्नीट्यूड फाइंड करने का, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने का मैथमेटिकल जो फार्मूला है दैट इज कॉल्ड एनालिटिकल ट्रीटमेंट। ओके, तो इस फार्मूले को निकाल के देखना है आज। एंड आफ्टर दैट डायरेक्शन, जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा उसकी अपनी डायरेक्शन भी होगी, उसको भी करना है। तो इस काम को करने के लिए क्या सजेशन है? कोसाइन लॉ की जरूरत पड़ेगी। कोसाइन लॉ की इस काम को करने के लिए जरूरत पड़ेगी। और क्या चाहिए होगा? एंगल बिटवीन द वेक्टर्स को भी समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आपको बताते हैं कोसाइन लॉ। ये मैथमेटिक्स में, ट्रिग्नोमेट्री में आप कर चुके होंगे, नहीं किया है, भूल गए हैं तो एक बार आपको बता दें। यू कैन सी ट्राइंगल इज गिवन, एबीसी ट्राइंगल है, आप देख सकते हैं। और इस ट्राइंगल में सपोज कर लो ये वाला एंगल थीटा है, ये वाला एंगल अल्फा है और ये वाला एंगल बीटा है। तो कोसाइन लॉ क्या कहता है? जो आपको पसंद हो उस एंगल को कॉस के साथ अटैच कर लो। तो हमने कॉस के साथ थीटा को अटैच कर लिया, कॉस थीटा अटैच हो गया। अब जिस एंगल को आपने लिया है उसके अगल बगल जो साइड बाय साइड है उन दोनों का स्क्वायर, तो कॉस थीटा के अगल में ए बी है, ए बी का स्क्वायर, कॉस थीटा के बगल में ए सी है, ए सी का स्क्वायर। तो जो साइड बाय साइड आपकी लाइंस हैं उनका स्क्वायर, और माइनस जिस एंगल को आपने लिया उसके जो फ्रंट में साइड है माइनस, उसका स्क्वायर कर दीजिए। तो माइनस में आ गया बी सी स्क्वायर, और अपॉन में 2 अगल बगल वाली साइड का प्रोडक्ट, यानी कि थीटा के अगल में ए बी साइड है और बगल में ए सी साइड है। ये रहा स्टूडेंट कोसाइन लॉ। एंड यू कैन यूज दिस कोसाइन लॉ फॉर एनी एंगल। जैसे अगर आपको अल्फा के लिए कोसाइन लगाना है, कोसाइन लॉ लगाना है, तो कॉस अल्फा, अल्फा के अगल बगल देखो क्या है, अल्फा के अगल में ए बी है तो ए बी का स्क्वायर, अल्फा के बगल में बी सी है, बी सी का स्क्वायर, और फिर माइनस, आप यूज करिए माइनस, और सामने वाली जो साइड है उस एंगल के उसका स्क्वायर, तो यहां पर आ गया ए सी स्क्वायर होल अपॉन 2। और अब दोनों अगल बगल वाली जो साइड्स हैं उनका प्रोडक्ट, तो अल्फा एंगल के अगल बगल में ए बी है और इनटू में ए सी है। तो कोसाइन लॉ है, ये है। अब ट्राइंगल में 3 एंगल होते हैं, वहां पर आप कोसाइन लॉ अप्लाई करेंगे तो मैक्सिमम यू कैन यूज फॉर द 3 एंगल्स। तो चलिए बीटा के लिए भी इसको करके देखते हैं। कॉस बीटा बहुत इंपॉर्टेंट मैथमेटिकल टूल है ये आपके लिए फ्यूचर में। कॉस बीटा, तो ये लीजिए कॉस बीटा। बताइए इसके अगल बगल कौन है, बीटा के अगल बगल की साइड कौन है? बीटा के अगल बगल वाली साइड बताओ क्या है? तो बड़ा आसान है भाई, एंगल बीटा के अगल में बीसी है, बीसी का स्क्वायर,
प्लस बीटा के बगल में AC है, AC का स्क्वायर, तो अगल बगल वाली साइड का स्क्वायर करना है, समेशन करना है, माइनस फ्रंट वाली जो साइड है, बीटा के फ्रंट वाली साइड है आपकी AB, तो सामने वाली साइड का स्क्वायर करना है लेकिन माइनस के साथ, और होल अपॉन 2, और फिर क्या, अगल बगल वाली साइड का प्रोडक्ट, तो बीटा के अगल में BC है और बीटा के बगल में AC है। तो स्टूडेंट्स आई होप ये कोसाइन लॉ अब आपकी प्रैक्टिस में आ गया होगा, आ जाना चाहिए, आ जाना चाहिए इसको, क्योंकि बहुत इसका यूज होने वाला है। क्लियर? अब बात करते हैं ये एंगल बिटवीन वेक्टर्स क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय एंगल बिटवीन वेक्टर्स, ये क्या होता है? तो एंगल बिटवीन वेक्टर, जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि दो लाइंस के बीच में एंगल बनता है, तो वेरी सिंपल, बहुत आसान है, दो लाइंस के बीच में एंगल बनता है, सभी जानते हैं। ऐसे ही स्टूडेंट जब दो वेक्टर आपस में एंगल बनाते हैं, एंड दैट इज एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। लिसन केयरफुली, मैं रिपीट करता हूं, कोसाइन लॉ करने के बाद अब ये बात हो रही है कि एंगल बिटवीन वेक्टर्स क्या है। एंगल बिटवीन वेक्टर्स, तो दो वेक्टर्स के बीच में बनने वाला एंगल एंगल बिटवीन वेक्टर्स है। तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज कॉल्ड एंगल बिटवीन वेक्टर्स। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, एंगल बिटवीन वेक्टर्स। क्लियर? जब भी दो वेक्टर्स आपको एंगल बनाता हुए दिखाई दे, तो वो एंगल बिटवीन द वेक्टर्स है। लेकिन लेकिन बच के रहना रे बाबा, एंगल बिटवीन द वेक्टर्स में गलती हो जाती है। लेकिन क्या करना है, ये जो एंगल बिटवीन वेक्टर्स होता है ना, वो हमेशा डाइवर्जिंग नेचर का होता है। एंगल बिटवीन वेक्टर्स, एंगल बिटवीन वेक्टर्स हमेशा डाइवर्जिंग नेचर होता है। मेक श्योर बी से कि जब भी आप कंफर्म करें कि हाँ ये एंगल बिटवीन वेक्टर है, तो पहले ये कंफर्म करें कि क्या वो एंगल जो आप कह रहे हो एंगल बिटवीन वेक्टर है, क्या वो एंगल डाइवर्जिंग नेचर है कि नहीं। तो हमेशा डाइवर्जिंग नेचर होता है। चलिए आपको डायग्राम बना करके डाइवर्जिंग नेचर का मीनिंग बताते हैं। तो सबसे पहले हमको वहां पर दो वेक्टर ले लेने हैं, और दोनों वेक्टर्स को क्योंकि एंगल्स बनाना है तो उनको कहीं ना कहीं कंबाइन करना होगा। तो ये हमने ले लिया एक वेक्टर, ये ले लिया, इसको कुछ नाम दे दें, कैपिटल ए हो गया। एक वेक्टर और ले लिया, ये दूसरा वेक्टर हो गया, इसको कुछ नाम दे दें, तो ये बी हो गया। अब ये दोनों वेक्टर यहां पर मिल रहे हैं, तो ये वाला एंगल डाइवर्जिंग एंगल है, बिल्कुल सही है। डाइवर्जिंग एंगल का मतलब हो गया जिस पॉइंट पर वेक्टर एंगल बनाएंगे, जिस पॉइंट पर वेक्टर एंगल बनाएंगे, उस पॉइंट से दोनों के दोनों वेक्टर जो है डाइवर्ज होने चाहिए। डाइवर्ज का मतलब बाहर जाने चाहिए। नाउ यू कैन सी, इस पॉइंट पर दोनों वेक्टर्स ने एंगल बनाया है, तो इस पॉइंट से बी वाला वेक्टर भी डाइवर्ज हो रहा है और ए वाला वेक्टर भी डाइवर्ज हो रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। रिपीट करते हैं, जिस पॉइंट पर वेक्टर्स एंगल बनाएंगे, वहां से दोनों वेक्टर, जिस पॉइंट पर वेक्टर्स एंगल बनाएंगे,
एंगल बनाएंगे फ्रॉम दैट पॉइंट, तो उस पॉइंट से बोथ वेक्टर्स शुड डाइवर्ज, दोनों वेक्टर्स डाइवर्ज होने चाहिए। डाइवर्ज मतलब बाहर जाने चाहिए, फैलने चाहिए। अगर ऐसा है तो कॉन्फिडेंस से कहो कि हाँ वो एंगल बिटवीन वेक्टर है। नाउ चेक दिस पिक्चर, यू कैन सी कि अगर मैं इस पॉइंट को O लिखूं तो O वाले पॉइंट से पहला वाला वेक्टर डाइवर्ज है, यानी कि बाहर जा रहा है, और दूसरा वाला वेक्टर भी A जो है वो बाहर जा रहा है। तो इनके बीच में जो एंगल बनेगा वो एंगल बिटवीन वेक्टर्स है। डियर स्टूडेंट्स, आप ये छोटा वाला एंगल भी ले सकते हो और बड़ा वाला भी एंगल ले सकते हैं, ये आपकी मर्जी पर डिपेंड करेगा। एक डायग्राम और बनाते हैं। हमने एक वेक्टर लिया, ये रहा वेक्टर P। याद रखें कि अगर एंगल बिटवीन वेक्टर बनाना है तो पहले उनको कंबाइन करना पड़ेगा। और वेक्टर की रूल बुक में कॉम्बिनेशन के दो तरीके हैं, एक है टीटी टेल टेल और एक है एचटी हेड टेल। तो यहां पर एक वेक्टर मैंने P लिया है और इसके साथ मैंने कंबाइंड कर दिया वेक्टर Q को। तो ये रहा वेक्टर Q, ये वेक्टर Q हो गया। ठीक, सपोज कर लो समवन से कि ये जो एंगल है ये 40 डिग्री का है, तो एंगल बिटवीन वेक्टर क्या होगा? तो आप देखो यहां पर एंगल बिटवीन वेक्टर हमेशा डाइवर्जिंग नेचर होता है, और मैंने इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। जिस पॉइंट पर वेक्टर्स एंगल बनाएंगे फ्रॉम दैट पॉइंट बोथ वेक्टर्स शुड डाइवर्ज, फैलने चाहिए। तो भाई इस पॉइंट पर वेक्टर मिल रहे हैं, एंगल बना रहे हैं, यहां पर ये पॉइंट है, इस पॉइंट पर बन रहा है, एंगल बन रहा है। तो देखो इस पॉइंट से ये Q वाला वेक्टर तो डाइवर्ज हो रहा है, यानी बाहर जा रहा है, फैलता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन जो P वाला वेक्टर है वो उस पॉइंट पर जाकर के मिल रहा है, यानी कन्वर्ज हो रहा है। तो ये सही बात नहीं है, क्योंकि जहां पर वो एंगल बनेगा वहां से वेक्टर को डाइवर्ज होना चाहिए। तो क्या करें, थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम करें कि यहां से P वाले वेक्टर को थोड़ा आगे ले जाइए। ये देखिए P वाले वेक्टर को हम आगे ले गए, ये सेम डायरेक्शन है P वेक्टर की। नाउ अगेन चेक, इस पॉइंट से P वाला वेक्टर आगे जा रहा है, डाइवर्ज हो रहा है, Q वाला वेक्टर भी डाइवर्ज हो रहा है। तो जो ये वाला एंगल होगा यही एंगल बिटवीन वेक्टर होगा। नाउ यू कैन चेक कि ये जो रिजल्ट आएगा वो कितना आएगा, 140 डिग्री का एंगल आएगा। एंड बी केयरफुल स्टूडेंट्स, हेड टेल कॉम्बिनेशन में एंगल बिटवीन वेक्टर्स पे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। और एक डायग्राम बनाते हैं। हमने एक वेक्टर लिया और वो ये वेक्टर है आपका स्मॉल ए, दिस वेक्टर इज स्मॉल ए। एक वेक्टर और लिया एंड दिस वेक्टर इज स्मॉल बी, ये स्मॉल बी वेक्टर है, ये स्मॉल बी वेक्टर है। और पूछा गया एंगल बिटवीन वेक्टर दिखा दो, या किसी क्वेश्चन में हो सकता है कि वैल्यू पूछे। तो हेड टेल कॉम्बिनेशन में थोड़ा काम करना पड़ेगा, ध्यान दें। जिस पॉइंट पर वेक्टर्स एंगल बनाएंगे उस पॉइंट से दोनों वेक्टर को डाइवर्ज होना चाहिए, मतलब फैलते हुए जाना चाहिए, मतलब बाहर की तरफ जाना चाहिए। अगर ऐसा है तो हाँ वो एंगल बिटवीन वेक्टर है। टेल टेल कॉम्बिनेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आती, हेड टेल कॉम्बिनेशन में काम करना पड़ता है। चलो चेक करते हैं, इस पॉइंट पर दोनों वेक्टर मिल चुके हैं तो यहीं पर एंगल बनेगा। तो सबसे पहले चेक करते हैं कि जिस पॉइंट पर दोनों वेक्टर मिले हैं वहां से दोनों वेक्टर डाइवर्ज हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। बी वाला वेक्टर डाइवर्ज हो रहा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ए वाला डाइवर्ज नहीं हो रहा, तो कर दीजिए।
तो ए वाले वेक्टर को उसी डायरेक्शन में ट्रेस किया। अब जरा फिर से दोबारा चेक करें, यहां से बी वाला वेक्टर डाइवर्ज हो रहा है, ए वाला वेक्टर भी डाइवर्ज हो रहा है। हाँ, यही एंगल बिटवीन वेक्टर है। तो ये वाला जो एंगल आएगा वो एंगल बिटवीन वेक्टर्स बनेगा। डियर ER एंड DR, currently you are listening, currently you are observing very very important concept of vector। बार बार रिपीट करता हूं, वेक्टर प्रोपोर्शनल टू विक्ट्री, विक्ट्री प्रोपोर्शनल टू वेक्टर। अभी जितनी जल्दी ये बात समझ में आ जाए उतना अच्छा है, क्योंकि आप इस वेक्टर को हर जगह यूज करोगे। वेक्टर चैप्टर नॉट बाउंडेड बाय द कि वो क्लास 11th में है 12th में नहीं है। ईच एंड एवरी चैप्टर वेक्टर मांगेगा आपसे। दैट इज वाई थोड़ा सा इस पर काम करते हैं और इसको अच्छे से समझ लेते हैं। मुझे लगता है कि मैंने बहुत सारे डायग्राम बना दिए हैं, फिर भी मेरा मन करता है कि एक डायग्राम और बनाए। चलिए देखते हैं, जब तक पॉसिबिलिटी है इस पेज की तब तक मैं डायग्राम बनाता हूं। एक वेक्टर हमने ये लिया, नाम क्या है भाई तुम्हारा? इसने कहा मेरा नाम स्मॉल ए है। एक वेक्टर हमने और लिया, क्योंकि अगर एंगल बिटवीन द वेक्टर्स बन रहा है तो कॉमन सेंस की बात है वेक्टर ने कॉम्बिनेशन किया होगा, और वेक्टर का कॉम्बिनेशन या तो हेड टेल या टेल टेल। तो मैं यहां पर टेल टेल कॉम्बिनेशन कर रहा हूं। ये वेक्टर हो गया हमारा बी, ठीक, ये वेक्टर बी हो गया। अब देखिए इस जगह पर दोनों वेक्टर मिल चुके हैं, यहीं पर इनके बीच का एंगल बनेगा। ओके करने से पहले, एंगल बिटवीन द वेक्टर्स को जज करने से पहले प्लीज देख लो कि जिस पॉइंट पर दोनों वेक्टर एंगल बना रहे हैं क्या वहां से वो डाइवर्ज हो रहे हैं, भाग रहे हैं वहां से, कि ऐसा तो नहीं हो रहा है कि एक कन्वर्ज भी हो रहा हो। तो टेल टेल कॉम्बिनेशन इज वेरी वेरी सिंपल, कि यहां से देखो बी वाला वेक्टर भी डाइवर्ज हो रहा है और ए वाला वेक्टर भी डाइवर्ज हो रहा है। तो ये एंगल बिटवीन द वेक्टर्स है। आप ये बाहर वाला एंगल भी ले सकते हो। एंगल बिटवीन द वेक्टर्स में हमेशा दो पॉसिबल आंसर आते हैं, तो उसके बारे में भी हम बात कर लेंगे। तो ये हो गया एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, लिख देते हैं, ये हो गया एंगल बिटवीन वेक्टर्स। एंड आई एम 100% श्योर कि टेल टेल कॉम्बिनेशन में एंगल बिटवीन द वेक्टर्स में गलती नहीं करोगे, नहीं करोगे, नहीं करोगे। लेकिन हेड टेल कॉम्बिनेशन में फोकस इधर तो गलती उधर, मींस क्वेश्चन में गलती हो जाएगी। इसलिए हेड टेल कॉम्बिनेशन पे थोड़ा इस बात को ध्यान दें। तो अब हम इस हेड टेल कॉम्बिनेशंस के एंगल बिटवीन द वेक्टर्स को देख चुके हैं। एक क्वेश्चन आपको और जरा यहाँ न्यूमेरिकल फॉर्म में आपसे पूछ लेते हैं हेड टेल कॉम्बिनेशन में, क्योंकि ये अगर गलत हो जाएगा तो सब गलत हो जाएगा। हेड टेल कॉम्बिनेशन में अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर देते हैं देन डेफिनेटली आई विल फील हैप्पी, क्योंकि जो एफर्ट्स, जो मेहनत आपके साथ की जा रही है ये उसका रिस्पॉन्स होगा। तो यहां पर क्वेश्चन है कि एक कॉम्बिनेशन आपको दिखाया जा रहा है। नाउ यू कैन सी दिस कॉम्बिनेशन। ये एक वेक्टर है, मान लेते हैं इसका नाम है कैपिटल ए, और एक वेक्टर और लेते हैं, सपोज दैट दिस वन इज आल्सो अनदर वेक्टर, और ये वेक्टर है आपका कैपिटल बी। और ये वाला एंगल दिया गया है 100 डिग्री, और पूछा गया है एंगल बिटवीन वेक्टर क्या होगा, एंगल बिटवीन वेक्टर्स क्या होगा। फर्स्ट ऑप्शन है एंगल बिटवीन वेक्टर्स 100 डिग्री होगा। सेकेंड ऑप्शन है एंगल बिटवीन वेक्टर 80 डिग्री होगा। थर्ड ऑप्शन है एंगल बिटवीन वेक्टर 40 डिग्री होगा। और लास्ट ऑप्शन है एंगल बिटवीन वेक्टर 60 डिग्री होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, बता दीजिए क्या आंसर होना चाहिए। तब तक हम आपको हिंट देते हैं
कि आंसर टिक लगाने से पहले मेक श्योर, बी श्योर कि जिस जगह पर वो एंगल बन रहा है क्या वहां से वेक्टर डाइवर्ज हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। अगर डाइवर्ज हो रहा है तो वही एंगल बिटवीन वेक्टर है। तो मैंने नोटिस किया कि एंगल जो बन रहा है वो इस जगह पर बन रहा है, दोनों वेक्टर्स के बीच में यहाँ पर एंगल बनेगा। तो यहां से बी वाला वेक्टर तो डाइवर्ज हो रहा है, बट ए वाला वेक्टर डाइवर्ज नहीं हो रहा है। ए वाला वेक्टर आकर के टर्मिनेट हो रहा है, डाइवर्ज नहीं हो रहा है, मिल रहा है उस जगह पर। तो भैया इसको डाइवर्ज करने की जरूरत है, तो मैंने ए वाले को डाइवर्ज कर दिया, ये लीजिए। और जैसे हमने ए वाले को डाइवर्ज किया, दोबारा चेक किया, इस पॉइंट पर आए, दोबारा से चेक किया अगेन, इस पॉइंट से बी वाला वेक्टर डाइवर्ज हो रहा है और ए वाला वेक्टर भी डाइवर्ज हो रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया यही एंगल बिटवीन वेक्टर है ये। एंड नाउ यू कैन सी कि इसको जब निकालेंगे तो कितना आएगा, 80 डिग्री। एंड दैट इज वाई सेकेंड ऑप्शन होगा। अगर आप कोसाइन लॉ जान चुके हैं, अगर आप एंगल बिटवीन वेक्टर्स में कॉन्फिडेंस आ चुका है, देन यू ऑल आर रेडी टू डू दिस। ये जो मेन हेडिंग है इस पेज की कि एनालिटिकल ट्रीटमेंट हमको लेना है, मतलब दो वेक्टर के कॉम्बिनेशन का जो रिजल्टेंट होता है उसका फार्मूला चाहिए। क्लियर। और सबसे पहले हमें फार्मूला चाहिए जब हमारे दोनों वेक्टर लॉ ऑफ ट्राइंगल को फॉलो करते हैं। तो चलिए अब जल्दी से इसको कंप्लीट किया जाए, खत्म किया जाए। जाओ भाई, ये लो। तो हेड टेल कॉम्बिनेशन का एक डायग्राम बना लेते हैं। हेड टेल कॉम्बिनेशन का एक डायग्राम बनाते हैं। वहां पर यू हैव ए, वी हैव ए, टू वेक्टर्स, क्योंकि लॉ ऑफ ट्राइंगल फॉलो करना है। तो लॉ ऑफ ट्राइंगल में ओनली यू हैव ए टू वेक्टर्स। इसको ले लें क्या, या चलिए नया डायग्राम बनाते हैं। तो हेड टेल कॉम्बिनेशन में हम कोई भी दो वेक्टर ले लें। ये लीजिए, हमने एक वेक्टर लिया, ये एक वेक्टर लिया है, स्मॉल है, और इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है, यानी कि मैग्नीट्यूड का मतलब होता है वेक्टर की लंबाई। तो सपोज दैट उसको हम लोग लिख रहे हैं ए से। स्टूडेंट्स, टुडे इज 7th क्लास। वेक्टर की आज 7वीं क्लास है, और इसके पहले वाली क्लास में मैंने आपको बताया है, क्या बताया है, जैसे अगर आप किसी वेक्टर को लिखते हैं, कोई भी वेक्टर ले लें आप, सपोज कर लो आपने वेक्टर लिखा p। अगर आपने वेक्टर लिखा है p, तो उसका मैग्नीट्यूड लिखने का तरीका ये है मॉड ऑफ p, या फिर ऐसे सिंपली एरो हटा दीजिए, ये मैग्नीट्यूड है, ये मैग्नीट्यूड है। सिमिलरली यहाँ पर वेक्टर a है और उसका मैग्नीट्यूड a है। दूसरा वेक्टर ले लेते हैं, ये रहा सेकेंड वेक्टर, ये सेकेंड वेक्टर है, और ये सेकेंड वेक्टर है b, और इसका मैग्नीट्यूड है b। तो लॉ ऑफ ट्राइंगल क्या कहता है, लास्ट क्लास यानी कि कल वाली क्लास में हम लोगों ने ये देखा था कि जब आप हेड टेल कॉम्बिनेशन करते हैं दो वेक्टर का, तो जो भी पिक्चर बनती है, जो फोटो बनता है, उसको ट्राइंगल में बदलने के लिए जिस वेक्टर की जरूरत पड़ती है, यहाँ पर इस डायग्राम को ट्राइंगल में बदलना है तो वेक्टर चाहिए। तो ये देखिए वेक्टर आया, तो ये वेक्टर जब हम बनाएंगे तो ये पूरी पिक्चर ट्राइंगल में बदल जाएगी। तो दिस इज रिजल्टेंट, और इस रिजल्टेंट वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड कुछ ना कुछ होगा। मुझे इसका फार्मूला चाहिए, मैथमेटिकल फार्मूला चाहिए रिजल्टेंट का। तो नाउ प्लीज चेक व्हाट इज एंगल बिटवीन वेक्टर। चेक करते हैं कि एंगल बिटवीन वेक्टर क्या है। तो एंगल बिटवीन वेक्टर ए और बी, तो सबसे पहले आपसे कहा गया चेक एंगल बिटवीन वेक्टर्स, एंगल बिटवीन वेक्टर्स ए एंड बी। जिन दो वेक्टर्स ने कॉम्बिनेशन किया है
प्लीज उनके बीच का एंगल चेक कर लीजिए। तो जैसे ही आप इसको चेक करेंगे देखो रिजल्ट क्या आएगा। इस पॉइंट पर दोनों वेक्टर मिल रहे हैं, तो यहां से दोनों वेक्टर डाइवर्ज होने चाहिए। तो बी श्योर, मेक श्योर कि क्या डाइवर्ज हो रहे हैं। यहां से बी वाला वेक्टर तो डाइवर्ज हो रहा है, ए वाला वेक्टर डाइवर्ज नहीं हो रहा, तो ए वाले वेक्टर को थोड़ा सा आगे बढ़ा देना पड़ेगा। जैसे ही आप ये ए वाले वेक्टर्स को आगे बढ़ाओगे तो अगेन चेक करते हैं, यहां से बी वाला वेक्टर डाइवर्ज हो रहा है, ए वाला वेक्टर डाइवर्ज हो रहा है, हाँ हो रहा है। तो यही एंगल जो दोनों के बीच बन रहा है, यही एंगल बिटवीन वेक्टर है। सपोज दैट ये थीटा है, तो चेक एंगल बिटवीन वेक्टर्स ए एंड बी। और जब हमने इसको चेक किया है तो रिजल्ट आ चुका है कि भाई वो थीटा है एंगल बिटवीन वेक्टर्स। आंसर आ गया थीटा, एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। अब यहां पर आप देखिए ट्राइंगल बन चुका है, ये ट्राइंगल आपको दिखाई दे रहा है। आपको इस ट्राइंगल का कोई नाम अगर देना है तो दे दीजिए। सपोज दैट इस ट्राइंगल का नाम है ए बी और ये रहा कैपिटल सी। कोसाइन ला लगाना है भाई, कोसाइन ला। तो स्टूडेंट्स आप देखें ये वाला एंगल कितना आएगा, ये आएगा 180 माइनस थीटा आएगा। तो ट्राइंगल ए बी सी में कोसाइन लॉ यूज किया जाए, यूजिंग कोसाइन लॉ इन ट्राइंगल एबीसी। तो यूजिंग कोसाइन लॉ इन ट्राइंगल एबीसी। नाउ यू कैन सी एबीसी। मैं किस एंगल को ले रहा हूं, मैं इस वाले एंगल को ले रहा हूं। तो कॉस में उस एंगल को ले लिया जो आपको पसंद आया, 180 माइनस थीटा। अगल एंड बगल, तो 180 माइनस थीटा के अगल में कौन है, 180 माइनस थीटा। 180 माइनस थीटा के अगल में साइड ए बी है और बगल में साइड बी सी है। ये आप देख सकते हैं इस एंगल के अगल बगल में साइड ए बी और बी सी है। तो यहां पर आ जाएगा ए बी का स्क्वायर अगल बगल वाली साइड का स्क्वायर और समेशन, ए बी स्क्वायर बी सी स्क्वायर माइनस जिस एंगल को लिया उसके सामने वाली साइड का स्क्वायर। तो यहां पर आ गया ए सी स्क्वायर और अपॉन में 2 दोनों साइड का क्या लेना है, प्रोडक्ट लेना है जो अगल बगल वाली है। तो ए बी एंड नेक्स्ट इज बी सी। तो ये हमने कोसाइन लॉ लगा दिया। अब आई थिंक सेकेंड लास्ट लाइन होनी चाहिए और इसके बाद आपको रिजल्ट मिल जाएगा, रिजल्टेंट का फार्मूला मिल जाएगा। कॉस 180 माइनस थीटा की वैल्यू क्या होती है, कॉस 180 माइनस थीटा की वैल्यू क्या होती है। बहुत सारे लोगों को पता है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। स्पेशली अगर आप सीबीएसई बोर्ड है तो शायद नहीं पता होगा, बट अगर आपने अपनी पढ़ाई आईएससी बोर्ड से की है या अदर यूपी बोर्ड से की है तो वहां पर तो कंप्लीट आपने ट्रिग्नोमेट्री की होगी। तो मैं बता देता हूं, अगर पता है तो भी हेल्पफुल होगा और नहीं पता है तो भी हेल्पफुल होगा। कॉस 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है माइनस कॉस थीटा। तो ले चलते हैं इस रिजल्ट को ऊपर और देखते हैं क्या रिजल्ट आया। ये आ जाएगा कॉस 180 माइनस थीटा, तो माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू ए बी बोले तो साइड लेंथ, और यहां पर आप देखिए ए बी जो है वो मॉड ऑफ वेक्टर ए है, यानी ए बी इज इक्वल टू हो जाएगा मॉड ऑफ वेक्टर ए। चाहे ऐसे लिखो या ऐसे लिखो एक ही बात है। तो ए बी की जगह पर आ गया ए स्क्वायर प्लस सिमिलरली बीसी देखो, बीसी यहां पर हो जाएगा मॉड ऑफ बी, बीसी विल बी मॉड ऑफ बी, वेक्टर बी की लंबाई है। ऐसे लिखें ऐसे लिखें बात एक ही है, ये हो जाएगा बी स्क्वायर। नाउ एसी, एसी को चेक करते हैं, ये रहा एसी। तो जो एसी की लेंथ है ना, एसी की जो लेंथ है दैट इज मॉड ऑफ आर। ऐसे लिखो या ऐसे लिखो एक ही बात है। तो ये आ गया माइनस का आर स्क्वायर और होल अपॉन 2 ए बी फॉर स्मॉल ए
एंड BC फॉर स्मॉल b। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 2ab कॉस थीटा। ठीक है, तो इधर आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर आ गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो r की वैल्यू क्या आ गई, रिजल्टेंट r की वैल्यू क्या आ गई, रिजल्टेंट r की वैल्यू आ गई r इज इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। यही है आपका एनालिटिकल ट्रीटमेंट। जो ये रिजल्ट आया है, अब इस रिजल्ट की हेल्प से हम अब क्वेश्चन करेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे। तो नो नीड कि आपको जो है वहां पर वेक्टर ज्योमेट्रिकली दिए होने चाहिए। देखिए क्या रिजल्ट आया है, रिजल्टेंट r इज इक्वल टू आया है अंडर रूट a स्क्वायर। यार a स्क्वायर पहले वाले वेक्टर की वैल्यू का स्क्वायर है, b स्क्वायर दूसरे वाले वेक्टर की वैल्यू का स्क्वायर है, और प्लस का 2ab दोनों वेक्टर a और b की वैल्यू यानी मैग्नीट्यूड है, और cos थीटा, थीटा एंगल बिटवीन द वेक्टर है। क्लियर है ये बात? पहला वाला वेक्टर आपका a था, उसका मैग्नीट्यूड a था। दूसरा वाला वेक्टर आपका b था, उसका मैग्नीट्यूड स्मॉल b था। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट फॉर द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। जैसे आप सुने और समझे, सपोज कर लो एक वेक्टर है और वो कह रहा है, उसका डायग्राम नहीं दिया गया। सपोज कर लो एक क्वेश्चन आया कि एक वेक्टर है और उसका मैग्नीट्यूड, एक वेक्टर है और उसका मैग्नीट्यूड गिवन है। कोई भी मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, सपोज दैट कि वो मैग्नीट्यूड है उस वेक्टर का, एक वेक्टर p है उसका मैग्नीट्यूड 5 है, एक वेक्टर q है उसका मैग्नीट्यूड 3 है, और एंगल बिटवीन द वेक्टर क्वेश्चन में 60 डिग्री है। तो एंगल बिटवीन वेक्टर p एंड वेक्टर q वो 60 डिग्री है। तो रिजल्टेंट बताइए। नाउ इन दिस क्वेश्चन आपको वेक्टर का ज्योमेट्री नहीं दिया गया, आपको वेक्टर का फोटो नहीं दिया गया, लेकिन आपको वेक्टर मैथमेटिकल फॉर्म में दिए गए कि वेक्टर p का मैग्नीट्यूड 5 है, वेक्टर q का मैग्नीट्यूड आपका 3 है, एंड क्वेश्चन इज आल्सो सेइंग कि p और q के बीच में 60 डिग्री है। रिजल्टेंट बताइए। तो रिजल्टेंट बताने के लिए अब हमारे पास में मैथमेटिकल फार्मूला है, इसी को हम लोग एनालिटिकल ट्रीटमेंट कहेंगे, और मैंने इस फार्मूले को हेड टेल कॉम्बिनेशन से निकाला है। तो ये एनालिटिकल ट्रीटमेंट हो गया लॉ ऑफ ट्राइंगल का, क्योंकि हेड टेल कॉम्बिनेशन लॉ ऑफ ट्राइंगल में यूज किया था। तो फार्मूला अप्लाई किया, r इज इक्वल टू अंडर रूट क्या है, जो गिवन वेक्टर a है उसका मैग्नीट्यूड, यहाँ पर वेक्टर का नाम p है, जैसा देश वैसा बेस, तो यहाँ पे लिखेंगे वेक्टर p का मैग्नीट्यूड स्क्वायर, वेक्टर p का मैग्नीट्यूड स्क्वायर प्लस 2pq और cos 60, क्योंकि एंगल बिटवीन वेक्टर 60 दिया गया। नाउ पुट द वैल्यू, वेक्टर p की वैल्यू 5 है, वेक्टर q की वैल्यू 3 है, वेक्टर p की वैल्यू 5 है, वेक्टर q की वैल्यू 3 है, cos 60 होता है हाफ। सॉल्व कर लीजिए कितना आ जाएगा। तो व्हेन यू सॉल्व दिस वन, रिजल्टेंट विल बी, ये आ जाएगा 25 और प्लस का ये 9, 9 और 25 हो गया 34, 34 और 15, तो 34 और 15, तो 549 और 3149, तो ये 7 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो एनालिटिकल मेथड हम लोगों ने ये किया।
तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो इसकी आप प्रैक्टिस करिए। इफ यू आर फ्रॉम द फाउंडेशन बैच तो डेफिनेटली दिस डेरिवेशन इज आल्सो हेल्पफुल फॉर यू। और अगर आप 12th पास कर चुके हैं तो जो रिजल्ट है, जो बेसिक्स हैं, वही आपके लिए सफिशिएंट है। ओके, थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।